Bismillahirrahmanirrahim, dear students. It is our fourth topic of the Civil Procedure Code, while it is the order 28th of the Civil Procedure Code. In this order, we can examine the procedure of the suit against, or how the suit can be submitted by the military or naval or the sailor of the airman, whatsoever, the soldiers, this kind of the suits against them, or how they can file against others. This thing is discussed in this order 28th. So it is the rule first of the order 28th. We say that the officers, soldiers, sailors or airmen who cannot obtain leave may authorize any person to sue or defend for them. कि वो ऑफिसर, वो फ़ौजी, वो नेवी के फ़ौजी और वो एयरफोर्स के फ़ौजी जो कि लीव नहीं ले सकते, वो किसी भी बंदे को, अपना ऑथोराइज बंदा को मुकर्रर कर सकते हैं, बंदे को जो कि केस दाखिल कर सके या डिफेंड कर सके उनके लिए. नंबर 1, where any officer, soldier, sailor or airman actually in the service of the state in such capacity is a party to a suit and cannot obtain leave of absence for the purpose of prosecuting or defending the suit in person, he may authorize any person to sue or defend in his state. स्टेट की वैसे माना होती है कि इस्तेकाम, कि वो अपने लिए किसी भी बंदे को, ऑथोराइज बंदे को मुकर्रर कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं. जब उन्हें लीव ना मिले, छुट्टी ना मिले, तो उनके लिए ये नहीं है कि जनाब अली वो फ़ौजी हैं तो वो कोई केस नहीं मतलब डिफेंड कर सकते, या वो किसी भी केस नहीं दाखिल कर सकते. तो वो किसी भी बंदे को अपना ऑथोराइज एजेंट मुकर्रर करके जो है वो केस भी दाखिल कर सकते हैं और केस को जनाब अली वो डिफेंड भी कर सकते हैं. इसका नंबर 2 कहता है कि अथॉरिटी शल बी इन राइटिंग, जो भी अथॉरिटी देंगे वो राइटिंग में होगी. शल बी का मतलब कि लाजमी तौर पे इन राइटिंग होगी. एंड शल बी साइंड बाय द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कमांडिंग ऑफिसर और द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर. और उसको जो है उसका जो है उसकी ऊपर उसकी सिग्नेचर होगी. किसकी? उनके कमांडिंग ऑफिसर की. अगर कमांडिंग ऑफिसर नहीं है तो उससे जो फिर उनके नेक्स्ट रैंक का बंदा है उसकी सिग्नेचर होगी. इफ़ द पार्टी इज़ हिमसेल्फ द कमांडिंग ऑफिसर, और इसका बी कहता है कि वेयर द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इज़ सर्विंग इन मिलिट्री, नेवल or air force staff employment, the head or other superior officer of the office in which he is employed, such commanding or other officer shall countersign the authority which shall be filed in the court. जो कमांडिंग ऑफिसर साहब होंगे वो काउंटर सिग्नेचर करेंगे. काउंटर सिग्नेचर का मकसद होता है कि आपने सिग्नेचर की, आपकी सिग्नेचर के सामने उन्होंने सिग्नेचर की, आपकी प्रेजेंस भी होगी, कमांडिंग ऑफिसर साहब की प्रेजेंस भी होगी. तो वो जो अथॉरिटी बनेगी, वो जो अथॉरिटी बनी हुई, टाइप हुई, लिखत में आई हुई, वो कोर्ट के सामने फाइल की जाएगी और वही एक्चुअली अथॉरिटी जो है वो मानी जाएगी. नंबर 3 कहता है कि व्हेन सो फाइल द काउंटर सिग्नेचर शैल बी सफिशिएंट प्रूफ दैट द अथॉरिटी वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड and that the officer, soldier, sailor or airman by whom it was granted could not be obtained leave of the absence for the purpose of prosecution or defending the suit in person. अब जब उसने काउंटर सिग्नेचर हो ही गई है तो वही सफिशिएंट प्रूफ है उसके लिए, उस अथॉरिटी के लिए, कि वो एग्जीक्यूट की गई है उस ऑफिसर के सामने. और फिर उसमें जो है वो यही समझा जाएगा कि जनाब उसको जो है प्रोसिक्यूशन में या डिफेंडिंग सूट के लिए उसको छुट्टी नहीं मिल सकी है, तो वो जो बंदा वो अथॉरिटी लेके पेश होगा उसी ने उस केस को चलाना है, डिफेंड करना है या दाखिल करवाना है न्यू केस, व्हाटसोएवर जो भी कंडीशन होती है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है
in this order the expression commanding officer means the officer in actual command for the time being of any regiment, corps, ship, detachment or depot to which the officer, soldier, sailor or airman belongs. अब वो चाहे वो जहाज़ में था, अगर मौजूद है किसी में तो वहाँ का कैप्टन करेगा, क्योंकि कैप्टन इज़ द हेड मैन ऑफ एट दैट, मतलब है कि उसका जो शिप होता है उसने करना है. अब रेजिमेंट में है तो जो रेजिमेंट का जो उसका मतलब है कि होगा हेड वो करेगा. इस हिसाब से वो सोल्जर जहाँ पर भी, चाहे वो एयरमैन है, वो सोल्जर है जनाब आली, या वो सेलर है, वाट्सएवर वो जो भी है, उसका जो हेड होगा जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा होगा, जिस रेजिमेंट में या जिस पिकेट पे या जनाब अली किसी शिप पे, तो उस शिप का हेडमैन जो होगा, जो कि कैप्टन कहलाता है, वो उस काउंटर सिग्नेचर करेगा और वो ही अथॉरिटी जो है इसकी कोर्ट्स के अंदर जो है वो जो है मानी जाएगी और ली जाएगी उससे. इसका रूल 2 कहता है कि पर्सन सो अथोराइज्ड में एक्ट पर्सनली और अपॉइंट लीडर. अब जिसको अथॉरिटी दी जाती है वो ऑथोराइज हो गया. अब वो चाहे उसको पर्सनली आके वो ट्रीट करवाए, उस केस को खुद से करे, उसकी मर्ज़ी है, या वो किसी वकील को जो है जनाब अली आ करके कोई हम जैसा वकील दे के उसको खड़ा कर ले, फ़ीस वगैरह दे के, तो उसकी मर्ज़ी है. एनी पर्सन ऑथोराइज बाय एनी ऑफिसर, सोल्जर, sailor or airman to prosecute or defend a suit in his stead may prosecute or defend it in person in the same manner as the officer, soldier, sailor or airman could do if the present, or he may appoint a pleader to prosecute or defend the suit on behalf of such officer, soldier, sailor or airman. अब देखें, वो बंदा जो पेश होगा वो ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे कि वो ऑफिसर, सोल्जर या सेलर वाट्सएवर जिसके अगेंस्ट भी वो सूट होता, वो आके एक्ट करता, वो आके पेश होता. उसको ऐसे समझा जाएगा कि साईं अनपान बिठाएं. समझ में आ गई बात? मतलब है कि अगर वो कोई ऑफिसर हैं तो वो जो उसका एजेंट होगा, जो कि ऑथोराइज पर्सन होगा, वो यही समझा जाएगा कि ये जो है वो ऑफिसर ही है, उसके पास जो अथॉरिटी है, जो उसके कमांडिंग ऑफिसर की काउंटर साइन की हुई है, उसकी इतनी इस कदर वैल्यू होगी. इसका रूल 3 कहता है कि सर्विस ऑन पर्सन सो ऑथोराइज्ड और ऑन हिज प्लेडर टू बी गुड सर्विस प्रोसेस सर्ड अपॉन एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन under rule 1 or upon any pleader appointed as aforesaid by such person shall be as factual as if they had been served on the part in person. That same thing you has been understand each and everything कि जनाब अली उस अथोराइज बंदा जो है वो, या उसका प्लेडर है, वो समन्स वगैरह ये वो जो कुछ भी है वो सारे वो ले सकते हैं, दे सकते हैं. ये उस चीज़ के बारे में है. तो जैसे कि रूल 1 में उन्होंने कहा, वही चीज़ है रूल 1 वाली कि अपॉइंट किया जाएगा से पर्सन शेल बी फैक्चुअल होगा एज इफ़ दे हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन. तो फिर जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके ऊपर समन्स वगैरह भी सर्व होंगे. ठीक है जनाब, ये हो गया जनाब अली हमारा लेक्चर 4th कंप्लीट, और हमारा जनाब अली चैप्टर भी 4th चैप्टर तो नहीं, टॉपिक भी ये 4th ही था. और इसके बाद हमारा जो है वो आ जाता है सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशंस, जो कि हमारा टॉपिक भी 5th है ये, और लेक्चर भी ये हमारा जाके 5th होगा. सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, इट इज़ द ऑर्डर 29. इंशाल्लाह on next lecture we discuss this topic, and I hope कि you shall inshallah azim read over it carefully and try to solve your paper. So inshallah meet again in next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.